नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे, बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर यह खबर, बालासोर हादसा ट्रैक दुरुस्त होने के करीब। बालासोर रूट पर ट्रायल रन की तैयारी लगातार जारी है और रेलवे चलाएगा एमईएमयू स्पेशल ट्रेन, यानी कि मेमू स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरह से बीते दिन पहले यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो मौतें हुई, जो रेस्क्यू चला, फिलहाल वो थमने लगा है। 280 से ज्यादा मौतें हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब कहीं ना कहीं ट्रैक है उसे फिर से चालू करने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, रेलवे चलाएगा मेमू स्पेशल ट्रेन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बालासोर हादसा ट्रैक दुरुस्त करने के करीब। इसके साथ ही बालासोर रूट पर ट्रायल रन की तैयारी जो है वो चल रही है। जल्द ही ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भयावह ये हादसा हुआ है, सभी ने इस हादसे को झकझोर कर रख दिया। और इस हादसे के चलते कहीं ना कहीं जो ट्रैक दुरुस्त हुए थे, जो रूट डाइवर्ट किए गए थे, उन पर काम जो है वो अब तेजी से चल रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जो मौतें हुई थी उन लोगों को बाहर निकाला गया, कहीं ना कहीं उसके चलते सभी ट्रैक जो थे वो बंद थे। ऐसे में रूट भी डाइवर्ट कर दिए थे। अब उन ट्रैकों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसके साथ ही बालारूट ट्रेन जो ट्रायल है उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। आपको बता दें, एक बड़ा हादसा जिस तरह से ये हुआ है, झकझोर कर रख देने वाला यह हादसा। वहीं इस हादसे को लेकर ताजा अपडेट यह है कि जल्दी इन ट्रैकों को दुरुस्त किया जाएगा, स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरह से भीषण हादसा बालासोर में हुआ, कई ट्रैक जो है वो डाइवर्ट किए गए थे, रूटों को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन ट्रैकों को दुरुस्त करने का काम जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया है, तेजी के साथ किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें काफी लोग मौत के मुंह में समा गए, काल के मुंह में समा गए। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से लगभग फिर से ट्रैक बिछाया जा रहे हैं। नए जो अभी तक मलबा वगैरह सब हटाया जा रहा है, वहां से डिपो को हटाया गया। लेकिन लगभग ये देखा जा रहा है, हो सकता है आज शाम से उस पर ट्रायल वर्जन फिर से चलाया जाए उस पटरियों पे। क्योंकि सब कुछ देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेल मंत्री से लगातार फोन पर बात कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कभी जब तक जितनी ट्रेन स्थगित किए गए उनको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और साथ ही साथ देखा जाए तो जितने अभी वहां पे काम किए जा रहे उसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उसको स्थिति को जायजा सामान किया जाए वहां पे। बिल्कुल शिवम, क्योंकि जिस तरह से ये भयावह हादसा हुआ और इस हादसे के चलते 280 से ज्यादा जो जिंदगियां थी वो काल के गाल में समा गई। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इन रूटों को तो सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मातम घरों में पसरा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं देखा जाए कि ये अभी तक जो रिपोर्ट जो टीम की गठन की गई थी, लगभग ये देखा जाए उसकी भी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। क्योंकि अभी रेल मंत्री की तरफ से कुछ बयान भी आए हैं कि लगभग उसमें सिग्नल प्रॉब्लम बताई जा रही है कि सिग्नल इश्यू होने के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन अभी जो पूरी तरीके से रिपोर्ट सबके सामने खुलकर नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से पता चला कि सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन उसकी स्थिति में वो जल्द ही रेल मंत्रालय और रेल मंत्री के सामने रिपोर्ट पेश किया जाएगा। क्योंकि जो टीम की गठन किया गया, टीम पूरी जांच कर रही, जांच के बाद ये स्थिति पूरी जग जाहिर होगी कि आखिर इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ कैसे। और जो काम चला अभी तक, जो स्थिति वहां पे सुचारू रूप से फिर से जल्द संचालित किया जाए ट्रेन ट्रैक। क्योंकि अभी तक देखा जाए कम से कम 38 ट्रेनें जो है उनका रूट डाइवर्ट किया गया, 48 ट्रेनों का ट्रेन रद्द है। लगभग काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद लगातार दिशा निर्देश कर रहे हैं और रेल मंत्री स्वयं वहां पे मौजूद हैं। खबर यह भी है कि रेलवे स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाएगा शिवम। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि मेमो ट्रेन भी रेलवे द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी शिवम पांडे इस खबर पर ताज़ा जानकारी दे रहे थे, ऐसे में रेलवे स्पेशल मेमू ट्रेन चलाएगा। ट्रैकों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
चलिए इसी बीच राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन झुग्गियों में आग लगी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी से बता रहे हैं, जहां पर झुग्गियों में आग लग गई और झुग्गियों में आग लगने से कितनी ये आग विकराल होगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग बुझाने के लिए। हालांकि हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो ट्रेन हादसा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चलते यह हादसा हुआ। रेल मंत्री ने हादसे को लेकर यह जानकारी खुद दी है। हादसे को लेकर कमेटी ने पहली रिपोर्ट दी है। मौके पर मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जहां पर हादसे को लेकर जो रिपोर्ट है वो लगातार तैयार की जा रही है, लगातार जो है वो दी जा रही है। ऐसे में इंटरलॉकिंग की जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आई है। रेल मंत्री ने हादसे को लेकर यह रिपोर्ट दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से बीते दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालातों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही निकलकर सामने आती है तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार इसको लेकर जो रिपोर्टें हैं, जांच रिपोर्ट वो निकलकर सामने आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चलते यह हादसा हुआ है, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। रेल मंत्री ने खुद इस हादसे को लेकर जानकारी दी है। हादसे को लेकर कमेटी ने पहली रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बीते दिन पहले ही मौके पर अश्विनी वैष्णव पहुंच गए थे और लगातार उनके द्वारा पूरा मुआयना किया जा रहा है। इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 280 से ज्यादा जो जिंदगियां हैं वो चली गई और 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए। तो रेल मंत्री ने हादसे को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। हादसे को लेकर कमेटी ने पहली रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आया वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते यह हादसा हुआ है। शिवम पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, पहली अपडेट निकलकर सामने ये आई है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के चलते यह हादसा हुआ। बिल्कुल जावेद जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो पहली रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें देखा जाए कि इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम बताई जा रही, लेकिन अभी जो जांच टीम लगातार जांच भी कर रही है, लेकिन रिपोर्ट में लगभग अंदेशा लगाया जाए कि इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम की वजह से यह रेल हादसा हुआ, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हम बात किया जाए कि रेल मंत्री लगभग वहां पर मौके पर 3 दिन से मौजूद है। एक एक पल का अपडेट दिल्ली भी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, लेकिन इतना बड़ा रेल हादसा, लगभग 280 लोगों का जान जाना, ये मामूली बात नहीं है जावेद जी। लेकिन देखना स्पष्ट ये होगा कि आखिर इस पर कार्रवाई क्या की जाती है, क्योंकि 280 लोगों को जान जाना और लगभग 1000 लोग घायल हैं। ये पूरी स्थिति एक भयानक स्थिति और पहली बार इतना बड़ा रेल हादसा होना ये जायज। चूंकि शिवम, जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, बीते दिन पहले ही घटनास्थल पर पहुंचे हुए और लगातार उनके द्वारा जो है एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है, एक एक चीज का निरीक्षण वो कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी खुद ये साफ कर गए थे बीते दिन पहले कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही निकलकर सामने आती है तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए जावेद जी कि प्रधानमंत्री खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं भी कोई क्या कमी रह गई, क्या चूक रहे, हर पल की अपडेट रेल मंत्री से लिया जा रहा है। लेकिन लगभग ये देखा जाए कि जो विपक्ष है लगातार वो भी कहीं ना कहीं तंज कसते हुए सरकार पर नजर आ रही है। क्योंकि हम बात कर लें विपक्ष के लोगों, तो विपक्ष भी लगातार वहां पे पहुंचे थे। कैसे जो ममता बनर्जी भी पहुंची थी, विपक्ष के अजीत पवार का भी बयान आया था। लेकिन ये सब देखा जाए कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव, इससे भी विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर कोसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार हर कमियों को, जो रेलवे में ये कमी हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको भी सरकार कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी भी जांच टीम बैठा दी, जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आ जाएगी सबके। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए।
उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस हादसे के मूल कारण का पता लगा लिया गया है। पीएम मोदी न केवल घटनास्थल का निरीक्षण किया था, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ट्रैक को बहाल करने की कोशिश करेंगे। सभी शव निकाल लिए गए हैं। हमारा लक्ष्य बुधवार सुबह तक बहाली का काम खत्म करना है ताकि इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ना शुरू हो सके। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। कल रात तक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। के बारे में जानकारी होगी, उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो तो बालासोर ट्रेन हादसे पर मृतकों के लिए उड़ीसा सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। नवीन पटनायक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जैन ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। आखिरी बोगी को ऑपरेशन जो है उसका हो गया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है लगभग वो 288 हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में ही कर्नाटक के मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है। कर्नाटक के पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री के वेंकटेश ने कहा है कि अगर भैंसों को कटान हो सकता है तो गायों का क्यों नहीं हो सकता। गौरतलब है कि कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार ने गौ हत्या व जीव हत्या अधिनियम 2020 कर्नाटक पेश किया था। मंत्री ने तर्क दिया है कि किसानों को बूढ़े हो चुके गौवंश के मरने पर उनका निस्तारण करने में दिक्कत होती है। कर्नाटक विधानसभा में गौवंश वध अधिनियम को 2021 में पेश किया गया था, जिसे ध्वनि मत से पास किया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर चली गई थी। अब कर्नाटक सरकार के मंत्री का नया विवादित बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। और कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस उत्साह में है और 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े सूबे में बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की रूपरेखा के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को हटा सकती है। उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरह से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हटाया गया था, वैसे ही निकाय चुनाव की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को भी हटाया जा सकता है। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने 26 मई को एक पत्र जारी कर अजय सोनकर को जौनपुर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना दिया था। अजय सोनकर को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त करने से पहले वहां के जिलाध्यक्ष फैसल हसन तवरेज को कोई सूचना नहीं दी गई, न ही उन्हें हटाने का कोई पत्र जारी किया गया। फैसल हसन तवरेज पुराने कांग्रेसी हैं, NSUI में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे और वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। इसी तरह झांसी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पद पर बलवान सिंह यादव की नियुक्ति कर दी गई। झांसी में भगवान दास कोरी जिलाध्यक्ष थे, उनको भी हटाने का नोटिस दिया गया, न ही इस बाबत उनसे किसी प्रकार का संवाद किया गया। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की बात भी सामने आ रही है। आलाकमान से बातचीत के बगैर मनमाने तरीके से कार्यवाहक जिलाध्यक्षों की तैनाती और गुटबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल जवाब करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर आलाकमान गंभीर है। प्रदेश अध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। साथ ही 2024 के चुनाव के मद्देनजर संगठन में बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीएनपी न्यूज। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंच रहे हैं। यह ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा है। ऑस्टिन से राजनाथ सिंह की कई नई रक्षा सहयोग परियोजनाओं पर चर्चा होगी। दोनों नेता बदलते विश्व परिदृश्य में रक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 जून को जर्मनी की रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। उधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद पत्नी से मिलने घर पहुंचे। सिसोदिया तय समय से 20 मिनट पहले घर पहुंचे। सुबह 9:40 पर पुलिस की वैन सिसोदिया को लेकर मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंची। पुलिस की सुरक्षा में पहुंचे मनीष सिसोदिया ने मीडिया से कोई बात नहीं की, सिर्फ हाथ उठाकर सबका अभिवादन किया। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि वह सिर्फ परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और इस दौरान मीडिया से कोई भी बाकी बात नहीं करेंगे। तो मनीष सिसोदिया सीधे आवास पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। और शिवम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को राहत दी गई कोर्ट से, जो है वो सीधा घर पहुंचे, उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे में उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। कोर्ट के शर्त अनुसार क्या कुछ अपडेट? आपने सही कहा कि कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत मनीष सिसोदिया दी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी मीडिया से रूबरू नहीं होंगे। लेकिन साफ तौर से देखा जाए कि अब जो कल 5 जून को फिर से सुनवाई होगी, क्या मनीष सिसोदिया आगे की जो अंतरिम जमानत है उस पर रहेंगे या कल से फिर इनको जेल जाना होगा? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अपनी वाइफ का, पत्नी का हवाला देते हुए, बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत उनको मिली थी 5 दिन की। लगभग 5 जून को कल फिर सुनवाई की जाएगी कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत से बाहर रहेंगे या उसके बाद फिर इनको जेल जाना पड़ सकता है। इसको लेकर अब कल सुनवाई की जाएगी कोर्ट में। कोर्ट के बाद उसके बाद ही पता चल सकता है जी। हालांकि शिवम, कोर्ट ने यह भी पहले साफ कर दिया था शर्तों के अनुसार कि ना आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, ना इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, ना मीडिया से कोई बातचीत करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो कथाकथित शराब घोटाले मामला है उसको लेकर सीबीआई में मामला पूरा पल चल रहा है। लेकिन सीबीआई चप्पे चप्पे पर मनीष सिसोदिया की हर अपडेट हर पहलू से लिया जा रहा है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी का बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने अंतरिम जमानत लगाई, उनके वकील ने, तो दिनेश कुमार शर्मा ने उनको कुछ दिन के लिए अंतरिम जमानत पे दे दिया। अब वही सुनवाई कल फिर से की जाएगी क्योंकि सीबीआई अभी जो कथित मामला शराब वाला है उसको लेकर पूरी तरीके से सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किया, कहीं ना कहीं ये लगता है कि मनीष सिसोदिया दोबारा फोन जो बिल्कुल आपने शिवम बिल्कुल सही कहा। सीबीआई के बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।